क्या तैयार नहीं है? बेसिक तैयार नहीं है? ठीक है, हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ चलिए ना, दौड़ने लगिएगा। मनीषा कुमारी अभी आ रही है। 8 बजे का टाइम है, 8:45 बजे आ रहे हैं। तो ये टाइम, ये जो हमने जो भी बातें की है इसको एकदम गांठ मार लो और ब्लाइंड फेथ करो मेरी बातों पे। आज नहीं करोगे 2 साल के बाद करोगे, करोगे तो यही, ये भी बता देते हैं। करना यही है आपको, बाकी आप भटकते रहिए जैसे भटकना है, करना यही है। इंग्लिश, आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश बोलने की जरूरत क्या है? इंग्लिश समझ लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इंग्लिश समझ लेते हैं, देन आपको इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी जो पेपर है 300 मार्क्स का, वहीं पे काम आने वाला है, वहीं पे पूछा जाएगा। और जो आपका सीसेट का पेपर है वहां पे इंटरव्यू में आपसे क्यों इंग्लिश पूछा जाएगा? आपने तो भाषा आपने हिंदी चुनी है ना। तो अगर अगर इंग्लिश में कोई सवाल पूछ दे रहे हैं, मान लीजिए आप इंटरव्यू में फॉर्म में आपने भरा है कि आप हिंदी मीडियम के हैं, सबसे पहले तो ये पूछा नहीं जाएगा। एक बात ये ध्यान से निकाल दीजिए, यूपीएससी के मेंबर लोग आपसे पंगा नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करते हैं। बहुत जेन्युइन लोग होते हैं वो लोग, बहुत जेन्युइन लोग होते हैं और सब के सब एक्सपीरियंस होते हैं अपने फील्ड के, अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो खिलवाड़ नहीं करेंगे आपसे, कोई उनकी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। उनको पता है कि ये लड़का कितना मेहनत करके यहाँ पे आया है। वो आपसे कदापि ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो आपको अनवांटेड लगेगा। आपसे वही सवाल पूछेंगे जो सवाल की अपेक्षा आप स्वयं वहां पे परोसेंगे कि आप हमसे ये सवाल पूछिए। वो कदापि आपसे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पूछने लगे। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आपसे कभी इंग्लिश में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, भ्रम निकाल दीजिए कि आप हिंदी मीडियम के, आपसे ही तब तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में सवाल पूछा जाएगा, 2 क्लिष्ट वर्ड फेंक दिया उसके सामने, तब तो बेचारा पगला जाएगा वो। तो आके बाहर क्या कहेगा कि हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के थे, हमसे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रश्न पूछा गया, तो उसका भी तो अपमान होगा ना। तो इसलिए ये कदापि नहीं होता है। वो खुद पूछेंगे, वो हाँ आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। वो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं देन इंग्लिश में वो जाएंगे तो आपसे पूछेंगे। वैसे तो आपका उनका बायोडाटा आपके सामने, उनके सामने रहता है, वो देख लेते हैं। तो आपसे पूछेंगे भी कि बातचीत आप इंग्लिश में पसंद करेंगे या जिसमें कंफर्ट, तो आप हिंदी में सर, वो हिंदी में ही पूछेंगे। आप कोई क्लिष्ट वर्ड या टफ वर्ड या क्रिटिकल वर्ड अगर डाल भी दिए हैं तो आप वहां पे सॉरी बोल दीजिए, पार्डन बोल दीजिए और पूछ लीजिए सर इसका मतलब हम थोड़ा सा नहीं समझ पाए, देन वो तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। जो बोर्ड के और भी अदर मेंबर लोग बैठे होंगे, 4-5 लोग, कोई भी बोल देगा आपको। वो सब इशू नहीं है। इशू यूपीएससी बोर्ड में ये सब कोई इशू नहीं होता है। याद ये जेहन में अगर आपका है तो उसको निकाल दो। मनीषा, टाइम है 8 बजे, तुम 8:45 बजे ज्वाइन की बच्चा, क्या बात है? कौन है? अच्छा नेहा, ठीक है। क्लास था आप लोगों का भी? अच्छा नहीं, टाइम टाइम दे करो। 1 घंटा 45, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे चलता है। इतना इतना देर करेंगे आप लोग तो बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है। कॉलेज का क्लास रात को चलता है? अच्छा, अभी कॉलेज में क्या पढ़ रही हो आप नेहा? क्या है? पीयूसी? ये क्या होता है? नहीं से नहीं नहीं, सेकेंड ईयर तो हमको समझ में आ रहा है। क्या सब्जेक्ट क्या है आपका, कि कौन सा स्ट्रीम है आपका? आर्ट सब्जेक्ट है। ऑनर्स किस पेपर से है? ऑनर्स किस पेपर से है? ऑनर्स है कि सिंपल है? ऑनर्स है कि सिंपल है? अच्छा ठीक ठीक। तो ये कहना था हमारा कि ये सब चीजों को आप अपने हमेशा जेहन में रखिए, गांठ बांध दीजिए, याद रखिए। क्लास का स्ट्रेटेजी आपको पता चल ही गया है। अब आते हैं हम लोग सेशन का दूसरा, इंट्रो सेशन का दूसरा पहलू, जो आपको जीएस का जो दहशत है आपके मन में। ऑप्शनल पेपर में बात नहीं कर रहे हैं, जिनका ऑप्शनल होगा हिस्ट्री, सिर्फ ऑप्शनल हम हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, बाकी और कोई ऑप्शनल पेपर नहीं।
तो अगर कोई किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो उसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे हम लोग, उसमें अलग से डिबेट बात करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले। अब हम लोग बात करते हैं जी, वो सब हम करा देंगे। वो दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी तैयारी में कूदे ही हैं, अभी आप आए ही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको जिसका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री होगा वो आंख बंद करके, अगर थोड़ा सा भी अगर मन है तो आंख बंद करके एक अलग से हम लोग सेशन रखेंगे। जो भी डाउट होगा उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा, उसके लिए एक अलग से। हाँ हाँ, तो ठीक है। जो भी, अच्छा एक और बात याद रखो, एक और बात याद रख लो, यहीं पे बता देते हैं। ऐसा ऑप्शनल चॉइस करना है कि आप आगे पीसीएस के एग्जाम में भी आप उसको यूज कर सकें। पीसीएस के एग्जाम पीटी में भी वो काम करे, मेंस में भी आपको ऑप्शनल पेपर लेने में मदद करे और वहां भी आपको रिजल्ट दिलाए, परिणाम दिलाए। बहुत सारे आप कौन कौन सा ऑप्शनल सही नहीं है? ये कौन बोल दिया सही नहीं है? नहीं, सब पेपर सही है। आप वो देखो, आप ये देखो, ये कौन पूछ रहा है? मोहित। हाँ, तो तुम्हारा तो हिस्ट्री ऑप्शनल ही है ना, फिर अब इफ बट क्यों कर रहा है? जो डिसाइड कर लिया डिसाइड कर लिए हैं, उसको माइंड बदलने का, चेंज करने का जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। क्या आएगा? मेरा स्क्रीन, मेरे मेरे कोई बताओ भाई कैसे आएगा मेरा फुल स्क्रीन? ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ये देखो, इस पे क्लिक कर लो। और एक और ऑप्शन आ रहा होगा पिन करने का, ऐसे पिन करने का, तो पिन कर दोगे और इसके मेरे नंबर, मेरे वाला पे फुल स्क्रीन करोगे तो ये हमेशा आपको यही फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। सेटिंग में जाओ, सेटिंग क्या क्या, मेरा वाला जो ये है उस पे आपको देखो, एक मिनट देखो जिसे दिखा रहा है, कोई बताओ भाई, कोई बता, जैसे देखो तीन। हाँ हाँ, तो आगे फाइव, और 5 अदर कैंडिडेट दिखा रहा होगा नीचे में, 5 अदर, लास्ट वाला बॉक्स दाहिने तरफ, लास्ट वाला बॉक्स में लिखा होगा नीचे देखो 5 अदर। हाँ हुआ, हो गया। हाँ चलो ठीक। हाँ आराम से, थोड़ा सा शुरू शुरू में हर चीज में दिख, वो हमेशा मेरा ही आपको फुल स्क्रीन पे आएगा और दूसरे का फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा। पिन कर लोगे आप तो ठीक है। जैसे आप पिन करते हो तो क्या करते हो, किसी चीज को सामने लटका देते हो, तो उसी तरह से। तो ये हुआ हमारा एक सिंपल या कॉमन स्ट्रेटेजी, जिसको हमको हर एक किसी को जेहन में रखना है और ये निरंतर रहना चाहिए। इसमें डिसकंटिन्यूटी जिस दिन होगा उस दिन आपको समस्या होगा। तो डिसकंटिन्यूटी यूपीएससी में एकदम अक्षम्य है। तैयारी में डिसकंटिन्यूटी हो गया देन आप समझ लीजिए 1 साल पिछड़ जाएंगे। यूपीएससी का एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, याद रखो। एक एक दिन आप सोचते हैं ना कि आज विजयादशमी है, आप ये है तो वो है, मजा लेते हैं, आपके लिए विजयादशमी, ईद, बकरीद, जलसा, जुलूस सब उसी दिन निकलेगा। किसी दूसरे का जुलूस में शामिल होने की कल्पना छोड़ दो, अपना जुलूस की तैयारी करो कि तुम जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट लेकर के आओगे, दिन गांव में आपका जुलूस निकलेगा, आपका शहर में, पेपर में, हर एक जगह आपका जुलूस निकलेगा, जलसा आपका निकलेगा, जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगा। सिंपल सा बात है भैया। यूपीएससी समझने के लिए अगर जिसके अंदर ये जुनून नहीं है देन यूपीएससी का परित्याग कर दे। ये वन साइडेड लव की तरह है, एकदम ब्लाइंड फेथ चाहिए, डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए इसमें।
ये अगर है आपके अंदर देन यूपीएससी की तैयारी करो और तभी होगा सिलेक्शन। अब मदद करने के लिए सौभाग्य है आप लोगों का, हम लोगों का दुर्भाग्य था कि इतना नहीं मिलता था अपॉर्चुनिटी। आप लोगों का सौभाग्य है कि सब अपॉर्चुनिटी घर बैठे बैठे मिल जा रहा है और चंद पैसों में मिल जा रहा है। ये भी बता रहे हैं हम लोग जितना खर्च किए आप लोग कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। आप लोग कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं जितना हम लोग खर्च करके किए हैं। तो चंद पैसों में आसानी से मिल जा रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो गया है। हम लोग के समय यूपीएससी बहुत कम ही लोग पार्टिसिपेट करते थे, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मुखर्जी नगर के पूरी आबादी होगी अगर तैयारी करने वाले कोई तो 2500 से 3000 लड़के रहा करते थे खूब। मुखर्जी नगर, ये तुम्हारा गांधीनगर वगैरह तो बाद में बना, गांधी विहार ये सब तो बाद में डेवलप हुआ, लेकिन मुखर्जी नगर, एसएफएस, नेहरू विहार। अब तो हमको अपडेट पता चलता है ना, हमारे मित्र लोग वहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, वो लोग बताते हैं आओगे, वो लोग बोलता है कि आओगे तो तुम मुखर्जी नगर को पहचान नहीं पाओगे। ये स्थिति था, स्थिति हो गया। नहीं तो मुखर्जी नगर में गिने चीने लोग रहते थे, ये सब यूपीएससी के एस्पिरेंट होते थे, लेकिन अब तो हर एक तरह के लड़के हैं वहाँ पे। पहले जोन बटा हुआ था, जैसे कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जो सीए वीए का करना है वो लक्ष्मी नगर रहता था, जिसको सिविल सर्विस करना है देन मुखर्जी नगर, जो आईटी फील्ड से जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड से, वो जिया सराय, कटवारिया सराय, बेर सराय। तो ये 3 क्षेत्र था यूपीएससी का, सॉरी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट का, और इनका अपना अपना हुकूमत था, अपना अपना एरिया था। कोई किसी का एरिया में जाने का मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और वहां पे जा करके अगर गलती से चले भी गया तो देन वहां से लड़का बेचारा किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जोड़ भी लेता था कि तैयारी करेंगे, ये भी होता था। तो ये आपको समझना है कि यूपीएससी ही आपका अभिधर्म है, यूपीएससी ही आपका कर्म है, यूपीएससी ही आपका संस्कार है। सो रहे हैं तो उसी के ख्वाब के साथ, जग रहे हैं तो वही ख्वाब जगा रहा है आपको। आप 2 साल करके देखो, लेकिन सही रास्ते पे। आपके पास सीमित एनर्जी है, संसाधन सीमित है, मैक्सिमम आपको आउटपुट लेना है उसी लिमिट रिसोर्सेज में। हर एक किसी के पास उतना ही 24 घंटे का समय है, हर एक कैंडिडेट के पास। हर एक कैंडिडेट उसी टीचर से पढ़ता है। 400 बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उसमें 4 या 8 लड़कों का होता है। इसका मतलब यह है कि उसने अपने रिसोर्सेज का, अपने एनर्जी का सही यूज नहीं किया, जो फेल हो गया, कहीं ना कहीं मिसगाइड हुआ और इसके वजह से बेचारा गिर गया। यूपीएससी गलती में माफ नहीं करती है, सजा दे देती है 1 साल का। माफी का कोई गुंजाइश नहीं है, सीधे सजा, 1 साल का मिनिमम सजा, 1 साल का मिनिमम सजा है। तो देख लो तुम लोग, अगर इतना करेज है अगर आप में, तो यूपीएससी में आइए। अब यूपीएससी का मारे हुए लड़के बेचारे सेलेक्ट हो गए स्टेट पीसीएस में, तो चलो थोड़ा सा अपनी कुंठा को शांत कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आईएएस बन ही जाएंगे। वो इस आश्वासन के साथ जी लेते हैं, लेकिन इसका जो खलल है ना, कभी नहीं जाता है जिंदगी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से कोई कमी ना छोड़े, अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना है। साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े लगाओ, लेकिन सक्सेस एट एनी कॉस्ट चाहिए हमें। चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है। खाने में समझौता कर लेंगे, कंप्रोमाइज यहां पे नहीं करना है, बाकी हम सब जगह कर लेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं जीएस पे, दूसरा एरिया। ये हुई सामान्य बातें जो हर किसी को अपनाना है। अब आते हैं हम लोग जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडी। ये एक ऐसा एरिया है जो किसी भी व्यक्तित्व को, आप याद रखिए, अभी जिस दौर में आप तैयारी कर रहे हैं, आप पके हुए मिट्टी नहीं है। अभी आप पानी में भिंगा करके, गूंथ करके रखा हुआ कुम्हार के पास मिट्टी की तरह है। गुथाएं भी हैं, सही जगह से निकल के भी कोड़ा करके, भूमि से निकाल करके आपको सेपरेट कर दिया गया है। उसमें पानी डाल करके, मिला करके आपको गूंथ करके यहाँ पे रख दिया गया है। अब यूपीएससी में की तैयारी में आप जैसे ही जाते हैं तो आपका पाला पड़ता है जीएस से। ये जीएस पता है क्या है? ये जीएस वो चाक की तरह है, चक्की की तरह, ऐसे ये आपको घुमाएगा, पूरा घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? क्योंकि इसके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब इसके चक्कर में आप पड़ जाएंगे और बन जाएंगे घन चक्कर। माथा भारी होने लगता है, सर दर्द होने लगेगा, आंख में दर्द हो जाएगा, किसी किसी को तो तबीयत भी
खराब हो जाता है एग्जामे के समय। उनको फोबिया हो जाता है, एग्जाम फोबिया। एग्जामे के कुछ दिन पहले उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम देते हैं, उससे जीत ही नहीं पाते हैं। ये चक्कर में डाल देता है यूपीएससी का जीएस का पेपर। अब चक्कर में इसलिए डालता है, या ऐसे नहीं डालता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये चक्कर हमेशा चलता है, लेकिन आप इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए यहां पर आकर के गिर जाते हैं। चक्कर में तो आप शुरू से हैं, जब से बर्न हुआ है डे 1 से आपके इर्द गिर्द ये सारी गतिविधि हो रही है जो आपसे यूपीएससी के जीएस में पूछा जाएगा, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ रहते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह। जैसे संकट आता है तो शुतुरमुर्ग क्या करता है, गड्ढे में अपना सर डाल देता है, उसको लगता है कि संकट ऊपर से पार हो जाएगा। अभी तक से आप लोग यही करते आए हैं और इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि इस चक्कर का साइकिल को समझ लीजिए, इसका मैकेनिज्म का, इसका फेनोमिना को समझ लीजिए कि है क्या है, किस चिड़िया का नाम है, जीएस। जीएस से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए कि आपको बहुत नंबर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट बहुत है, बहुत संभावना है आंसर लिखने का। एक ही क्वेश्चन को आप देखेंगे, हम लोग जब शुरू करेंगे, हम लोग टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, तो देखिएगा कई तरह के लड़के आप लोग जितने हैं उसमें से सभी लोग अलग अलग तरीके से उसी कंटेंट को परोसेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी सप्लीमेंट भी डालेंगे अपने तरफ से, जहां से भी उनको हासिल हुआ हो। तो ये यूपीएससी का तैयारी, इस मिट्टी को बेचारे को डाल दिया जाता है इस चक्की के ऊपर और डाल करके उसको घुमाया जाने लगता है, और ये घुमाने लगता है और इसका सर चकराने लगता है। अब जो अनुभवी है, जो सर्कस का खिलाड़ी है, जो प्रैक्टिस करके आया है कि हम अपने कमर में रिंग भी डाल लेंगे तो भी चक्कर काटेंगे तो भी हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अनभिज्ञ है, जो कभी सर्कल में घुमा नहीं है, तो उसको क्या होगा, घुमा करके छोड़ दिया जाए तो उसको हमेशा चक्कर आता रहेगा। ये स्थिति होता है। ऐसा नहीं है कि ये साइकिल जो चल रहा है वो बाहर से आया, डे टू डे लाइफ में आपका होता है, आप उसको जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको हल्के फुल्के में ले लेते हैं। यूपीएससी में वो सब सवाल पूछे जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द होता है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाता है जिससे आपका कंसर्न नहीं हो, आपका कंसर्न होगा वही सवाल पूछा जाएगा। यूपीएससी कोई आपसे सवाल दूसरे ग्रह की नहीं पूछती है, दूसरे दुनिया की बात नहीं करती है, वो आप ही की दुनिया की बात करती है। क्यों करती है? क्योंकि आप जहां पे सर्विस देने जा रहे हो वहां पे यही समस्या आपके सामने आएगा। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, वो सब फील्ड में आपको समस्या के रूप में दिखाई देगा, और उसी पर, उन समस्याओं पर विजय हासिल करना आपका दायित्व है, कर्तव्य होगा। और उसी का अनुभव लेकर के आप अपना ग्रोथ करते हो सर्विस सेक्टर में, आपका प्रमोशन होता है और कहां से कहां पहुंच जाते हो, और देश का दिशा और दशा तय करने लगते हो। आप ही देश का दशा और दिशा तय करते हो, वो नेता और मंत्री नहीं करते हैं। वो तो बेचारे जनता को बरगला करके, फुसला करके वोट लेकर के आते हैं। करना तो सब आप ही को है, आप ही स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, आप ही देश के बुनियादी ढांचा है। तो आपको तो स्किल स्मार्ट तो बनाएगा ही भैया, आपको तो चक्कर में घुमाएगा ही, आपका ही टेस्ट होगा, क्योंकि सब कुछ का हेड आप ही बनने वाले हैं। नेता को क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो उनके इर्द गिर्द जो कोट पैंट पहने हुए बाबू लोग होंगे, साहब लोग होंगे, वही कहते हैं, वही करते हैं बेचारे। इसीलिए तो ससुर दामाद का रिश्ता होता है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन में, ससुर दामाद का रिश्ता होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यूपीएससी का जीएस का सेगमेंट। जीएस को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। आपको पता ही है, सिलेबस देखे ही होंगे आप लोग, पता है ना। चलिए, तो यानी कि ये गाड़ी का 4 पहिया है। हाँ ठीक है, तो ये पहिया है यूपीएससी जीएस का, और आप हैं इंजन, आप हैं इंजन, आप इंजन हैं, ये 4 पहिया है। अब सोच लो, एक भी पहिया पंचर हुआ तो रफ्तार आपका कम हो जाएगा। इसको अनुभव करो तुम लोग, एकदम कहीं कहीं नहीं जाना है। आप इंजन है, आप ही ड्राइवर भी हैं, आप ही को ड्राइव भी करना है और आप इंजन भी हैं। अब आपको पहुंचना है यूपीएससी के धौलपुर हाउस में, और उसके बाद मसूरी जाना है आपको। धौलपुर हाउस जाना है भैया, तो रास्ते में टायर वायर तो देखना होगा ना कि कहीं पंचर तो नहीं हो गया है, कोई टायर कमजोर तो नहीं है। तो अगर कमजोर है, पता चला कि कन्नौज से निकला मोहित, धौलपुर हाउस जाना है, और 3 टायर ठीक है और 1 टायर कमजोर है,
टाइम बॉन्ड है, टाइम लिमिट है। पता चला रास्ते में एक टायर पंचर हो गया, क्या होगा? टाइम किल होगा, हरासमेंट होगा, डिस्ट्रैक्ट माइंड होगा, कई तरह की समस्याएं आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए चारों चक्का को समझ लीजिए कि ये चारों चक्का में क्या क्या देखना है, इन चारों चक्का की क्वालिटी क्या है, कौन सा क्वालिटी चेक करना है, कौन सा पहलू अगर कमजोर भी होगा तो भी आपको रफ्तार, आपके गति, आपके समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए जीएस में। तो जीएस का 4 पेपर यानी 4 पहिए की तरह है। पेपर 1 है जीएस का, इसमें आपको 4 एरिया पढ़ना है, 4 क्षेत्र है, पता है ना? पता है ना जीएस पेपर में 4 एरिया है, यानी वो 4 पेपर ही है, समझ लो, एरिया मत को, वो 4 पेपर ही है। ये कौन पूछ रहा कब है भाई क्लास? ये किसी को कुछ सवाल पूछना है? देखो कौन मैसेज किया, कब है भाई क्लास? ये मोहित है, कमल मोहन, देखो ग्रुप में, देखो ग्रुप में कौन मैसेज किया है, क्या किया है, उसको समझो कि समझाओ, उसको बुलाओ लो उसको। हाँ वाह, अच्छा ठीक है। तो उनको बोलो कि अभी आप ज्वाइन करो, उनको मैसेज कर दो, वहां पे रिप्लाई कर दो, कर सकते हो ना आप लोग मैसेज? हाँ उसको मैसेज कर दीजिए, ज्वाइन करे फटाफट। हाँ ठीक 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 है, शायद वो क्लास का इंफॉर्मेशन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। तो जीएस का ये 4 पहिया है और इन चारों पहिया का तसल्ली बख्श तरीके से चेक कर लो। तो जीएस का पेपर 1 है, पेपर 1 है आपका इतिहास का क्षेत्र है, इतिहास और संस्कृति। अब हम आप लोगों से बात करेंगे कि बताओ ये कौन सा ऐसा चीज है जो आप नहीं जानते हो, नहीं सुने हो या नहीं देखे हो। जैसे आप देखिए इसको ऐसे समझ लो, आप रास्ते घर से निकले धौलपुर हाउस जाने के लिए, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चलते हुए आसपास के माहौल को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कौन सी नदी पार हुई, कौन सी तालाब है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा शहर पार हुआ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जीएस वही है, आप चल तो रहे हैं लेकिन आंख बंद कर लिए हैं, देख नहीं रहे हैं आसपास इधर उधर, तो आपको समस्या होगा। गए धौलपुर हाउस, पूछे तो पूछ दिया कि भैया कौन से ट्रेन से आए हैं, तो फलना ट्रेन से आए, बिहार से या यूपी से या एमपी से या छत्तीस कहीं से आए, किस ट्रेन से आए, तो फलना ट्रेन से, उसका नंबर पता है तो आपको पता ही नहीं है, तो ये आपकी कमी है। वो कहीं बाहर से थोड़ी ना पता है, वो आपके टिकट पे लिखा हुआ है कि फलना ट्रेन का नंबर 2801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, आपके टिकट पे लिखा हुआ था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, ये आपका गलती है, उसका गलती नहीं है। तो यूपीएससी का जीएस भी कुछ इसी तरह का है, कहीं बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सब डे टू डे लाइफ की घटने वाली घटनाएं ही पूछी जाती है। जो पहले घट गया है उसको किताब में मिल जाता है, जो रिसेंट में घट रहा है वो न्यूज़पेपर में मिल जाता है, होता वही चीज है। अब रिसेंट वाला चीज आपको तुरंत डाइजेस्ट नहीं होगा, देन किताब वाला आपको पहले जानना पड़ेगा, वो जान जाएंगे तो घटित होगा वो भी अनुमान लगा लेंगे। जैसे हम लोग का अब आदत हो गया है कि पेपर का आर्टिकल हम लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ टाइटल देख के समझ जाते हैं कि उसमें क्या कंटेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि उसमें क्या कंटेंट डाला गया होगा। ये आपके पास भी आ जाएगा तब जब आपका आंख कान जितने भी सेंस है सब सेंस खोल करके रखो। यूपीएससी में सब सेंस खोल करके रखो, ये मत सोचो कि जो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं वही आएगा, ये भ्रम मत पालिए। यूपीएससी आपसे एक्सपर्ट बनने की आशा नहीं करता है, आपसे जागरूक नागरिक चाहता है, वो जागरूक सेवक चाहता है, जो कंसर्न माइंड का, जो हर एक चीज को समझने की क्षमता रखता हो और समझता हो। तो यूपीएससी का जीएस पेपर का सारा सिलेबस इसी तरह से डिजाइन किया गया, जिसमें पहला पेपर है जीएस 1, उसमें जो पहला एरिया है वो है इतिहास और संस्कृति। आप उसका सकते हो कि इंडियन कल्चर,
और इतिहास का मतलब यहाँ पे है मॉडर्न हिस्ट्री से। आप आधुनिक इतिहास थोड़ा सा और अगर स्पष्ट कर लो तो आधुनिक भारत का इतिहास और संस्कृति। अब संस्कृति क्या होता है ये अलग हम लोग का क्लास होगा, अलग एरिया होगा, जिस पे हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। संस्कृति के ABCD से लेकर के उसका नोबल तक समझ लेंगे, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ फंडामेंटल चीज आपको समझ करके रखना है, और वो उन्हीं चीजों को हर एक आंसर में लिखना है, उन्हीं चीजों पर हर एक आंसर में चर्चा करना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अब बाकी उसका मरम्मत करने के लिए आपको उसका शोभा बढ़ाने के लिए किस कलर का पेंट आपको पसंद है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जो बाद की चीज है, जो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन पलस्तरा करना और जोड़ाई करने के लिए गारा, ईंट और सीमेंट सब जगह एक ही यूज होगा, चाहे आप कैसा भी घर बनाएं। बाकी आपको कलर जो देना है वो कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उस समय हम आपको बताएंगे कि ये कलर इस लोकेशन में, इस इन्वायरमेंट में ज्यादा सूट करेगा। वो हम लोग बात की बात है, लेकिन सब जगह पे वही चीज पढ़ना है, वही चीज, उन्हीं बातों को चर्चा करना है। जैसे जैसे अरे हर एक पेपर का अपना एक दायरा होता है, एक सीमा होता है, हर एक पेपर का, हर एक सब्जेक्ट का। आपको उसी भाषा का प्रयोग भी करना है जिस पेपर का आप लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है आप लिख रहे हैं सोशल जस्टिस या लिख रहे हैं कि सोशियोलॉजी का चैप्टर है और उसमें आप इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट डालने लगे। डालेंगे, लेकिन उसका भी एक अलग तरीका है। जैसे कि अगर हम लोग सामान्यतः आलू का प्रयोग हर एक सब्जी में कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। उसी तरह से आपको भी करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्किल के माध्यम से। तो पहला जो आपका एरिया है वो आधुनिक भारत और संस्कृति का है। तो दूसरा एरिया है, आप देखें, इतिहास का ही एक हिस्सा है, वो है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आप इतिहास ऑप्शनल वाले को जितना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, क्या उतना पढ़ना है पता चलेगा नहीं, कुछ कोर एरिया है। अब देख लो, इतिहास ही एक बड़ा एरिया आपका कवर कर दे रहा है जीएस में, जो हर एक किसी को पढ़ना है, कॉमन चीज है, चाहे वो ज्योग्राफी वाले हों, चाहे पॉलिटिकल साइंस वाले या इकोनॉमिक्स वाले, चाहे वो किसी भी एरिया के हों, सबको इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो एरिया है महत्वपूर्ण जीएस पेपर 1 में, वो है ज्योग्राफी का एरिया। अब ये भी समझ लो, याद रखो, इसका कोई माई बाप नहीं है कि वो किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछेगा। ये अक्सर हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं कि सर ट्रेंड ऐसा चल रहा है। यूपीएससी कभी आपको ऐसा अवसर नहीं देगी कि आप उसका कमजोरी पकड़ लीजिए। ये जो हम लोग भ्रम पालते हैं ना कि ट्रेंड ऐसा है वैसा है, ये सब भ्रम है। यूपीएससी कब अपना ट्रेंड, या जो आप ट्रेंड समझ रहे हैं, कब वो ट्रेंड से अनट्रेंड हो जाएगा, कब वो फैशन का विषय बन जाएगा और कब वो आउट फैशन हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। फैशन की तरह है यूपीएससी, बस यही समझ लो। फैशन का कोई माई बाप नहीं होता है। आज ट्रेंड में है, कल ट्रेंड से बाहर हो जाएगा। जैसे लड़कियों का ड्रेस होता है ना, लड़कों का तो ड्रेस एक सेटल्ड है, लेकिन लड़कियों का ड्रेस का कोई माई बाप नहीं है। कब मार्केट में कौन सा प्रचलन में आ जाएगा, पटियाला चलेगा कि लहंगा चलेगा कि जीन्स चलेगा कि शॉर्ट चलेगा कि बरमूडा, उसका कोई माई बाप नहीं है। उसी तरह से यूपीएससी का भी कोई ट्रेंड नहीं होता है, ये फैशन की तरह होता है। और वो फैशन उस देश का, उस वर्तमान परिवेश का माहौल निर्धारित करता है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। यूपीएससी सेटर, क्वेश्चन सेटर बेवकूफ नहीं है, उसको देश के सबसे टफ कंपटीशन में से सबसे बेस्ट लड़के को चुनना है। एवरेज में जो बेस्ट कर रहा है उसी को सिलेक्ट करना है। नहीं तो जो भी लड़के तैयारी करते हैं वो जी जान झोंक देते हैं। उनको पता है कि 2 साल खाली समझौता करना है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले ही है, तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड आपको तब, ट्रेंड उसी को समझ में आता है जो पूरे यूपीएससी के पैटर्न को समझ ले, यूपीएससी के फील को समझ ले, वो क्या चाहता है वो समझ ले। ट्रेंड वही ट्रेंड है, बाकी सब माया है, मोह माया है। तो पहला ऋतु अभी आ रही है। ऋतु क्या नाम है, ऋतु ही ना। अभी कौन ज्वाइन किया है, ऋतु आप सुन पा रही हो?
गुड इवनिंग। अभी आप ज्वाइन की, 8 बजे का सेशन था, 9:15 बजे आप आ रही हो। पता नहीं था, ये तो एक हफ्ता 4-5 दिन पहले मैसेज गया था, आज सुबह में आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था। ठीक है, तो जीएस का पहला सेगमेंट है ठीक है, तो जीएस का जो पहला सेगमेंट है वो सेगमेंट है आपका जीएस पेपर 1 का पहला एरिया है, वो है इंडियन या मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा है कल्चर, संस्कृति। ये सब हम लोग बात करते चलेंगे क्लास जब शुरू होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण एरिया है, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो नॉन ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उनको बेचैनी हो जाएगा। ज्योग्राफी पूरी तरह से साइंस पेपर है। कई स्टेट में, जैसे बंगाल में जाएंगे तो वहां पे साइंस का जो स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं वही ज्योग्राफी लेकर के पढ़ते हैं, आर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ज्योग्राफी पूरी तरह से साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो आप कल्पना करो कि जब हम लोग हिस्ट्री को इतना साइंटिफिक और इतना कंफर्टेबल बना सकते हैं तो ज्योग्राफी का क्या विषय है, ये तो खुद साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो दूसरा एरिया है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को लेकर के परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है और पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो दूसरा एरिया है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, भारत का भूगोल और सामान्य भूगोल। भूगोल के भी कई आयाम हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इस तरह से कई उसके स्कूल हैं या सेक्टर हैं। लेकिन उसमें आपसे किस सेक्टर से सवाल पूछे जाएंगे वो हम लोग जीएस का जब क्लास शुरू करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो भूगोल भी एकदम पूरी तरह से साइंटिफिक सब्जेक्ट है और इसमें पीटी में भी कई सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। लेकिन पीटी में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, मेंस का नेचर अलग होता है। लेकिन याद रखो ज्योग्राफी के जीएस में भी उन्हीं सवालों को पूछा जाता है जो डे टू डे लाइफ में आपको पाला पड़ता है। कोई अनवांटेड सवाल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्लासिकल थ्योरी था उस थ्योरी पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो ऑप्शनल वाले से पूछा जाएगा, जीएस वाले से नहीं पूछा जाएगा। जीएस वाले से वही अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपका एक एरिया है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आपका एक क्षेत्र है, आधा ज्योग्राफी से ही आपका कवर हो जाएगा। आपका एक एरिया है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, आधा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी से। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर को लेकर के आप लोग बड़ी परेशान होते हैं, वो सब ज्योग्राफी ही कवर करा देगा, जो आपको आने वाले पेपर में, आगे वाले पेपर में मिलेगा। यानी ज्योग्राफी आपको समझा देगा। तो ये 2 हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल और भारत का भूगोल। सामान्य भूगोल का मतलब है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी, जो इस धरती पे हर एक जगह पे एक ही तरह से होता है, उसका एक ही फेनोमिना है। अगर साइक्लोन का फेनोमिना भारत में जो काम करता है वही साइक्लोन का फेनोमिना अफ्रीकन कंट्री में भी काम करता है, उसका कोई अलग से फेनोमिना नहीं। अगर भूकंप का फेनोमिना, अर्थक्वेक का फेनोमिना भारत में जो काम करता है वही फेनोमिना हाई लैटिट्यूड पर स्थित देशों में भी काम करता है, या मार्जिनल प्लेट मार्जिन के पास जो भी कंट्री है उसके पास भी वही काम करता है, हर एक जगह पे वही काम करता है। तो सामान्य भूगोल यानी पूरे वर्ल्ड का भूगोल, कहीं का भी पढ़िए, सब जगह एक ही फेनोमिना काम करता है और उसी को आपको समझ लेना है। तो ये हुआ ज्योग्राफी, जो दूसरा महत्वपूर्ण एरिया है। याद रखो, कोई डिसाइड नहीं होता है, कोई प्री डिसाइड नहीं होता है, या कोई प्री माइंडसेट नहीं होता है कि आपसे इस सेक्टर में सवाल इतने पूछे जाएंगे। वो यूपीएससी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस साल कौन से सवाल पूछेंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट निकाल दो कि ट्रेंड है ऐसा। अक्सर हम देखते हैं अच्छे सर लोग बताते हैं, तो सर लोग अपना अनुभव से ये बताते हैं कि इस बार ये आ सकता है, इसलिए वो बोलते होंगे कि इस बार ये आ सकता है क्योंकि पिछले बार ऐसा पूछा गया था, ये बताता हूँ। तो इसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी भारत और विश्व के संदर्भ में देखेंगे। इसी में आप इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखेंगे, जैसा हमने बात किया था। तीसरा जो आयाम है, महत्वपूर्ण आयाम, वो आयाम है इंडियन सोसाइटी का, भारतीय समाज का। अब हमको एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आप दिन प्रतिदिन के दिन में नहीं देखते हैं या नहीं सुनते हैं। सब कुछ सुनते हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसीलिए समस्या होता है। अब भारतीय समाज आपका टॉपिक है।
तो इसमें क्या सवाल पूछा जाएगा? समाज क्या है, समाज के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, और समाज क्या कर रहा है, परिवार क्या कर रहा है, और व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है। यही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यही 4 दायरा है। इसी में आपको कभी गेंद इधर फेंक देगा, कभी गेंद उधर फेंक देगा, और आपको पता ही नहीं है कि फेंकने वाला बस 4 ही एंगल से फेंकेगा। एक 25 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री, तीसरा से फिर 75, और चौथा जो भी हो, ये डिग्री वो डिसाइड करके रखा है। अब आपको पता नहीं है और 25 के जगह 20 डिग्री पे खड़े हैं और बॉल चले गया 25 डिग्री पे, अब आप मिस कैच कर दिए। या आप समस्या आपको होता रहेगा जब तक से आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं पूछता है, सब वही चीज़ पूछता है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बस ये पता नहीं होता कि ये हुआ है या नहीं हुआ है या हो रहा है। आप अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वो आपको बोझिल लगता है। नीतू, नेटवर्क में प्रॉब्लम है बाबू? ठीक है, ठीक है। एक और एस्पेक्ट है इसमें, चौथा जो एरिया है। अब ये देखो, अगर आप ये जो जितना ये पढ़ाया जा रहा है, आपसे जितना जीएस में पढ़ाया जाता है, ये अपने आप में हर एक ऑन ग्रेजुएशन का पेपर है या स्नातक स्तर का एक ऑनर्स का पेपर है। इतना पढ़ाई आपको करा देता है। अब आप 4 पेपर करोगे तो समझ लो कि आप 16 बार डिग्री हासिल की स्नातक की। 16 बार अलग अलग सब्जेक्ट में आपने स्नातक किया। इसीलिए यूपीएससी से बाहर हुआ लड़का, भले ही वो जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया हो या ऑनर्स किया हो, लेकिन पढ़ाने की मद्दा वो हर एक सब्जेक्ट को रखता है। इसलिए यूपीएससी के लड़के बाहर होने के बाद भी फ्लॉप नहीं करते हैं। अगर वो बारूद की तरह होते हैं, मिसाइल में लग जाएंगे तो जाके टारगेट को हिट करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, नहीं तो माचिस के तिल्ली में रहेंगे, जहाँ जलाएंगे वो जलाइए देंगे। बारूद भी जलाएंगे और समाज भी जलाएंगे। तो यूपीएससी के लड़के क्यों? क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट में उनका अनुभव हो जाता है। अब ये हर एक पेपर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इन सारे सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, सब सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट जो एरिया है इसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, या आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद क्या क्या किए गए इन सारे क्षेत्रों में। ये जितने क्षेत्र आपने देखा, इसमें आजादी के उपरांत यानी 1947 के बाद क्या क्या किया गया, स्वतंत्रता उपरांत किए गए पहल किस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में हम लोग बात किए, समाज में, इतिहास के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, क्या क्या कौन कौन से पहल किए गए, क्या क्या किए गए, वो हम लोग अलग से जब क्लास शुरू करेंगे, देन जो जिस पेपर का हम लोग क्लास शुरू करेंगे जीएस में, उसका पहला दिन हम लोग उसको डिकोड करेंगे या डिस्क्लोज करेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। वो हम लोग क्लास का जब शुरू करेंगे तब करेंगे। तो ये चौथा सेगमेंट आपका है जीएस का, ये आजादी के उपरांत कि सरकार ने क्या क्या पहल किया, समाज ने क्या क्या किया, क्या क्या बदलाव हुआ, ये आपका। इसी में ये चारों एरिया में एक चीज कॉमन होना चाहिए, वो है कंटेम्प्रोरी इशू। ये बड़ी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। हर एक क्षेत्र में, हर एक पेपर में कंटेम्प्रेरी इशू वो जरूर पूछता है। कंटेम्प्रेरी इशू वो मेकअप के सामान की तरह होता है, जिसको लगा करके लड़कियां और लड़कियों से अलग दिखने लगती हैं। जैसे हर एक लड़कियों का अलग रूप, रंग, आकर्षण दिखता है, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके का मेकअप पोत करके रखा है। तो जैसा पोताई करके आएगी वैसा वो दिखेगी। तो कंटेम्प्रेरी इशू कुछ उसी तरह का मेकअप का सामान की तरह है, क्यों? और पोताई होगा ही होगा। बिना मेकअप, जैसे बिना मेकअप की लड़की घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ भी लगाएगी लेकिन लगाएगी, कुछ भी लगाएगी लेकिन लगाएगी। उसी तरह से यूपीएससी बिना कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन के आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा। एक भी पूछे, दो भी पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। उसका कमजोरी है वो, क्योंकि उसी से ये प्रूफ होगा कि आप उस विषय वस्तु को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, उसी से वो सिद्ध होगा। तो इसी में
रख लीजिए कंटेम्प्रोरी इशू, समकालीन इशू, समकालीन मुद्दे, इशू को हिंदी में मुद्दे कहते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। तो ये होगा फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में कितने पेपर पढ़ने हैं आपको देख लीजिए, और ये सब के सब अपने आप में बहुत जटिल भी है और समझ जाएंगे तो सरल भी है। अब जटिल आपको तब तक रहेगा जब तक आप क्लास में समझ विकसित न कर लें और एनसीईआरटी न पढ़ लें। तब तक आप सीधे कोई टेक्स्ट बुक उठा लेंगे और पढ़ने लगेंगे, देन वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम करेगा। आप बेचैन होने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे कैसे करें, क्या करें। है कुछ भी नहीं, है इजी, लेकिन आपको जैसे होता है ना कि आपको पता नहीं है कि भाई इतने दूर से इतने दूरी तक रास्ता खराब है, अचानक आपको रास्ता उतना खराब मिल जाता है और सारी भड़ास आप उस रास्ते पे निकाल देते हैं, परेशान हो जाते हैं। सरकार से लेकर के, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक गलिया देते हैं आप। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको आइडिया है, वो जानता है अबे 500 मीटर तो है, चलो निकल जाएगा, ऊपर ही कूल माइंड होकर के पार हो जाता है। तो ये चीज आपको अनुभव करना है। समझ में आया? अब ये हुआ पहला चक्का। अब पहला चक्का को हम लोग जब क्लास जैसे जैसे शुरू करेंगे, जिस विषय की क्लास शुरू करेंगे, वहां पे हम लोग क्लास के प्रारंभिक कक्षा में 1 और 2 क्लास में हम लोग डिकोड करेंगे इसको, कि इसमें क्या क्या फंडामेंटल चीज आपको समझ करके रखना है। इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हीं फंडामेंटल के आधार पर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है। जैसे ही आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, देन आप नोट्स पढ़िएगा, देन आप न्यूज़पेपर से कमांड कीजिएगा, देन आप टीवी डिबेट देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, आपका उसका सिर और पैरे समझ में नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं है कि लट्टू के जब घूमा था तो किस डिग्री से शुरुआत किया था, तो आप उसके डिग्री के में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेम सिचुएशन होता है यहाँ पे। तो ये हुआ पहला चक्का जो आपके लिए सरल है, टफ नहीं है। टफ कोई भी नहीं होता। यूपीएससी का देखा जाता हर एक पेपर टफ है। अगर आप उसके साथ उसको आत्मसात कर लिए, उसके